हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 11 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 10 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 10 देख लें। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द same weight of third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple ratio in which they combine with each other। मतलब कह रहा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, x और y मान लीजिए, ये अगर सेम वेट के किसी z एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो जिस रेशियो में सेम वेट ऑफ z के साथ x और y कंबाइन करेगा, उसी रेशियो में जब ये आपस में कंबाइन करेगा तो इसका कंबाइन करने का जो रेशियो होगा वो या तो सेम होगा या जिस रेशियो में कंबाइन करेगा उसी का सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। वो अभी आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे CO2, SO2 और CH2 है, तो CO2 और SO2 को आप लीजिए, तो इसमें देखिए कार्बन और सल्फर ये थर्ड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन भी कंबाइन कर रहा है और सल्फर भी कंबाइन कर रहा है। तो सेम वेट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना कार्बन और सल्फर का रेशियो चाहिए, ये पहले फाइंड आउट कीजिए। तो CO2 में 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन रहता है और 32 ग्राम ऑक्सीजन रहता है। तो कार्बन इनटू ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है CO2 में? तो ये 3:8 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है। सिमिलरली SO2 में 64 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट है GMM, उसमें से सल्फर का वेट 32 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम। तो SO2 में सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? तो ये 32:32 हो जाएगा, मतलब 1:1। अब यहाँ पे देखिए टू डिफरेंट एलिमेंट जो है सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। मतलब मान लीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम है दोनों केस में, CO2 के केस में भी और SO2 के केस में भी। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन जो है 12 ग्राम चाहिए। सिमिलरली 32 ग्राम सल्फर के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम सल्फर चाहिए SO2 के केस में। तो कार्बन 12 ग्राम और सल्फर 32 ग्राम। तो किस रेशियो में कार्बन और सल्फर कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ? तो 12:32 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है, मतलब 3:8 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो CO2 और SO2 के लिए कार्बन इनटू सल्फर का रेशियो 3:1 है। तो जब ये आपस में कंबाइन करेगा X और Y, मतलब कार्बन और सल्फर जब आपस में कंबाइन करेगा तो इसके कंबाइन करने का रेशियो या तो यही होना चाहिए या इसी के सिंपल मल्टीपल रेशियो में होना चाहिए, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो द रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी। तो फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए कार्बन और सल्फर जो कंबाइन कर रहा है उसका क्या रेशियो है? 3:8। तो ये जो आपस में कंबाइन करेगा इसका भी रेशियो यही होना चाहिए या फिर इसी के सिंपल मल्टीपल रेशियो में होना चाहिए। तो कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है? CH2, मतलब 12 ग्राम कार्बन और 32 into 2 64 ग्राम सल्फर कंबाइन कर रहा है। तो 3:16 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 3:8 के सिंपल होल नंबर रेशियो में या फिर 3:8 के रेशियो में ही कंबाइन करे। तो आप कार्बन इनटू सल्फर का ये रेशियो निकाल लीजिए। तो करना चाहिए 3:8, जबकि किया है 3:16 में, मतलब 3/8:3/16। तो ये जो है 2:1 हो जाएगा। तो देखिए या तो सेम या फिर इसी के सिंपल होल नंबर रेशियो में, मतलब जितना कार्बन और सल्फर का रेशियो है 12 ग्राम के करस्पॉन्डिंग 32 ग्राम, तो इसका डबल रेशियो में ये कंबाइन कर रहा है। 12 ग्राम कार्बन जो है 64 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है। तो या तो सेम रेशियो में कंबाइन करेगा जिस रेशियो में सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कार्बन और सल्फर चाहिए, या फिर उसी के सिंपल होल नंबर रेशियो या सम सिंपल मल्टीपल रेशियो में कंबाइन करेगा। यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आप समझ गए होंगे कि इन CO2 कार्बन इनटू ऑक्सीजन है 3:8, SO2 में 1:1। तो सेम अमाउंट ऑफ सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट है, ऑक्सीजन का सेम वेट मान लीजिए 32 ग्राम है, तो उसके लिए 12 ग्राम
वही सारा कुछ डिटेल में बताएं। 12 ग्राम कार्बन चाहिए, सिमिलरली 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम सल्फर चाहिए, एक सल्फर। तो कार्बन और सल्फर जब आपस में कंबाइन करेगा तो या तो 12:32 के रेशियो में ही कंबाइन करेगा या फिर इसका डबल ट्रिपल इस रेशियो में, मतलब सम सिंपल मल्टीपल रेशियो में। तो यार देखिए डबल में, मतलब 12 ग्राम कार्बन के लिए 64 ग्राम सल्फर कंबाइन किया है CH2 में। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसी को आप H2O, H2S और फिर SO2 इससे भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं H2O और SO2। तो SO2 में सल्फर इज टू ऑक्सीजन क्या है 1:1, 32:32 अभी देखे थे। और H2O में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन क्या है, H2O में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, 2:16 मतलब 1:8 के रेशियो में है। तो दोनों में ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट है हाइड्रोजन सल्फर में, तो सेम अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट मान लीजिए। तो ऑक्सीजन का मान लीजिए 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए सल्फर 32 ग्राम और ये 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 2 ग्राम सल्फर सॉरी हाइड्रोजन, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन का लेगा, मतलब 4:32। तो सेम अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम सल्फर और 4 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और सल्फर जिस रेशियो में कंबाइन कर रहा है H2 और SO2 में वो है 4:32 मतलब 1:8। तो हाइड्रोजन और सल्फर आपस में जब कंबाइन करेगा तो उसका रेशियो या तो 1:8 होगा या फिर इसी के सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए या तो 8 ग्राम सल्फर हो सकता है या 16 ग्राम या 32 ग्राम या फिर 4 ग्राम, ताकि ये रेशियो जो है सिंपल होल नंबर रेशियो रहे। जैसे देखिए जब ये आपस में कंबाइन कर रहा है H2S, तो ये जब कंबाइन कर रहा है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का और 32 ग्राम सल्फर का, तो 1:32 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है। और ये 4:32 1:8 हो गया, तो ये जो रेशियो है 1:8 ये 2:32 1:16 हो गया 1:16। तो ये जो रेशियो 2:1 में, तो जिस रेशियो में हाइड्रोजन सल्फर थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है उसका डबल रेशियो में ये हाइड्रोजन सल्फर आपस में कंबाइन कर रहा है। तो या तो ये सेम रेशियो में कंबाइन करेगा या इसी का सम सिंपल मल्टीपल रेशियो में कंबाइन करेगा। देखिए 1:8 में कंबाइन करना चाहिए H2 और SO2 के अकॉर्डिंग, तो उसी का डबल में 1:16 में कंबाइन कर रहा है, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो है। किसमें कंबाइन करना चाहिए और किसमें कंबाइन कर रहा है 2:1 का रेशियो है। देखिए यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद आता है परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस में परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला है इसमें मास परसेंट, दूसरा है मोल परसेंट या फिर एटॉमिक परसेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी कंपाउंड है, तो मीथेन ही मान लीजिए CH4, तो CH4 में कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन के कारण इस कंपाउंड का कितना वेट होगा, तो वो उस कंपाउंड का कंपोजिशन हो गया कि मान लीजिए कार्बन के कारण कुछ वेट आ रहा है, टोटल कंपाउंड का वेट में इतना % ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, यही कार्बन का कंपोजिशन हो जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन के कारण कितना वेट होता है, वही हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन होगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन का डेफिनेशन लिखिएगा, द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए कंपाउंड इज द परसेंट ऑफ टोटल मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज ड्यू टू दैट कंपोनेंट। तो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड का कितना % मास उस कंपोनेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट हो रहा है, वही उस कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। जैसे CH4 में कार्बन के कारण कितना वेट हो रहा है टोटल वेट का, वही आपका CH4 का परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। सिमिलरली हाइड्रोजन के कारण कितना वेट हो रहा है, यही हाइड्रोजन के कारण कंपोजिशन हो जाएगा। अब कंपोजिशन फाइंड आउट करने का दो तरीका है, पहला है मास परसेंट, दूसरा मोल परसेंट या फिर एटॉमिक परसेंट भी इसको बोलते हैं। तो मास परसेंट मतलब टोटल वेट का कितना मास कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही उस कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। और मोल परसेंट टोटल मोल का कितना मोल जो है कोई एक
कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है वही उस कंपोनेंट का मोल परसेंट हो जाएगा। इसको और डिटेल में देखेंगे। मास परसेंट मतलब मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो टोटल कंपाउंड का वेट, उसमें से एटम का वेट कितना है, ये तो फ्रैक्शन हो गया और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये परसेंटेज हो जाएगा, मास परसेंटेज। जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट है, ठीक है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो 100 मार्क्स में कोई स्टूडेंट कितना लाया, तो वही टोटल 100 मार्क्स का था, उसमें से x मार्क्स अगर आया तो x बाय 100 इंटू 100 उस स्टूडेंट का परसेंटेज हो जाता है। वही चीज है कि उस एटम का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मतलब टोटल कितना मैक्सिमम मास हो सकता है, टेस्ट पेपर मैक्सिमम कितना मार्क्स आ सकता है, वही चीज है मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। टोटल मास ऑफ कंपाउंड से ज्यादा तो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे मान लीजिए O2 ही है तो इसमें ऑक्सीजन ही सिर्फ है, तो टोटल मास O2 का 32 होगा और ऑक्सीजन के कारण मास भी 32 हो रहा है, तो 32 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100, तो 100% ऑक्सीजन का ही मास परसेंट होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो जितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट करेगा वही परसेंटेज हो जाएगा। जैसे CH4 में, तो CH4 में इसका GMM कितना होगा, कार्बन के कारण 12 और हाइड्रोजन के कारण 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 4 तो 16 ग्राम होगा। तो 16 ग्राम में 12 ग्राम तो कार्बन के कारण है और 4 ग्राम हाइड्रोजन के कारण है, तो मास परसेंटेज कितना हो जाएगा, मास परसेंट होगा, कार्बन का मास परसेंट होगा 12/16 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 75%। मतलब जितना भी मीथेन का वेट होगा उसमें 75% वेट कार्बन के कारण होगा और 25% वेट हाइड्रोजन के कारण होगा, क्योंकि तीसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है। टोटल सम ऑफ परसेंटेज तो 100 ही होता है, 100% में 75% कार्बन के कारण और 25% हाइड्रोजन के कारण। अगर 100 माइनस 75 नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कीजिए, मास ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड 16 ग्राम इंटू 100, तो ये 100/4 25% होगा। इस तरह से आप मास परसेंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली मोल परसेंट होगा टोटल मोल ऑफ एटम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जैसे इस केस में अगर मोल परसेंट ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना रहता तो 1 मोल कार्बन का है और 4 मोल हाइड्रोजन का है एक मीथेन में। अगर 1 मोल मीथेन है आपके पास तो उसमें से एटोमिसिटी 1 है कार्बन का, तो 1 मोल कार्बन भी होगा, जितना मोल मीथेन का उतना ही मोल कार्बन का, लेकिन हाइड्रोजन का एटोमिसिटी 4 है, मतलब पर मीथेन 4 गुना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा, तो 1 मोल मीथेन में 4 मोल हाइड्रोजन का है। तो मोल परसेंट ऑफ कार्बन क्या होगा, मोल ऑफ कार्बन एटम 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 1 मोल कार्बन 4 मोल हाइड्रोजन, तो 1 + 4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। 20% कार्बन का मोल परसेंट है तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 80% हाइड्रोजन का मोल परसेंट होगा, क्योंकि तीसरा कोई कंपोनेंट है ही नहीं मीथेन में। या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 1 + 4 इंटू 100, तो ये 4/5 इंटू 100, ये 80% होगा। अगर तीसरा एलिमेंट रहता तो तीसरा में आप डायरेक्ट 100 माइनस 20 नहीं करते, उस केस में तीसरा का भी कुछ ना कुछ तो मोल परसेंट होगा, तो 100 माइनस 20 माइनस थर्ड एलिमेंट का मोल परसेंट, तब जाके हाइड्रोजन का निकलता है। या फिर इस तरह से ये वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट आप निकालिए। इसके बाद आता है, अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन सिर्फ लिखा हो कि कार्बन मान लीजिए कि 2% है, सिमिलरली हाइड्रोजन का भी कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है, तो ये अगर लिखा हुआ नहीं है कि मोल परसेंट है, मतलब ये मास परसेंट ही रहेगा। सिर्फ परसेंटेज लिखा है कि कार्बन 2% है, मतलब ये मास परसेंट लिखा हुआ है, ये अंडरस्टूड रहता है। सो मास परसेंट अगर लिखा हुआ नहीं भी रहेगा तो आप मास परसेंट ही मानिएगा, जब तक कि मोल परसेंट लिखा हुआ नहीं है। मोल परसेंट लिखा रहेगा तभी आप मोल परसेंट एज्यूम कीजिएगा, नहीं तो मास परसेंट ही जनरली लिखा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम मोलिकुलर मास। तो ये एक्चुअली में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि उस कंपाउंड का मिनिमम मोलिकुलर मास क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें कि 3.2% ऑक्सीजन है बाय वेट, मतलब मास परसेंट दिया हुआ है। अगर ये नहीं भी लिखता 3.2% ऑक्सीजन लिखता तो आप मास परसेंट ही एज्यूम करते। तो मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड क्या होगा,
तो कोई कंपाउंड है आपके पास, मान लीजिए XYZ एलिमेंट और उसके साथ ऑक्सीजन एटम भी है, तो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का वेट 3.2% दिया हुआ है, तो उस कंपाउंड का मिनिमम मोलिकुलर मास आपको फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम मोलिकुलर मास क्या हो सकता है? मिनिमम मोलिकुलर मास में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम हो, जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम बढ़ाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग मास भी बढ़ जाएगा, ये अभी हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं एक ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन का मास परसेंट कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए ये पूरा जो कंपाउंड है इसका वेट है x ग्राम, टोटल वेट, और एक ही ऑक्सीजन एटम है इस कंपाउंड में, तो x ग्राम में 16 ग्राम ऑक्सीजन के कारण वेट होगा। तो मास परसेंट ऑक्सीजन का क्या होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन पता है ये 3.2% होना चाहिए। तो यहाँ से मास ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट हो जाएगा। मास ऑफ कंपाउंड होगा 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.2 इक्वल टू x, ये इस तरह हो जाएगा 10। तो ये x इक्वल टू 500 ग्राम, ये हो गया ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास यहाँ फाइंड आउट करना है, तो ग्राम मोलिकुलर मास और मोलिकुलर मास में बस डिफरेंस होता है कि ये 500 U हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास होगा वो 500 U होगा, ग्राम मोलिकुलर मास 500 ग्राम होगा। अब आप समझिए कि यहाँ पे 1 क्यों लिए। अगर आप 2 लीजिएगा तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड x ग्राम है, उसमें से अगर 2 ऑक्सीजन एटम हो गया तो ऑक्सीजन के कारण वेट 32 ग्राम। परसेंटेज तो हमेशा इतना ही रहेगा, जितना अगर ऑक्सीजन का वेट बढ़ाइएगा तो x का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको 32 लिखना पड़ेगा ना, तो 32 जब लिखिएगा तो x का वैल्यू 1000 ग्राम आएगा। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का मान लीजिए कि 3 ऑक्सीजन एटम है, तो उस केस में यहाँ 16 इंटू 3 48 ग्राम ऑक्सीजन के कारण वेट होगा, तो मास परसेंट 3.2, तो ये 1500 ग्राम होगा। परसेंटेज ही तो है, ये तो फिक्स रहेगा। जैसे पर 100 ग्राम 3.2 ग्राम ऑक्सीजन का वेट होगा। अगर कंपाउंड का वेट 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के कारण वेट होगा 3.2 ग्राम, यही तो परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का वेट आप बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब टोटल वेट ऑफ कंपाउंड भी बढ़ते जाएगा। अगर 500 ग्राम में 3.2 ग्राम ऑक्सीजन है, सॉरी 3.2 इंटू 5 इतना ग्राम ऑक्सीजन एटम होगा। अगर ये 16 के जगह 32 हो गया तो आपको 1000 ग्राम लेना पड़ेगा, तब जाके 1000 ग्राम में 3.2% जो है 32 ग्राम होगा इसका। सिमिलरली अगर आप 48 ग्राम लीजिएगा तो आप ये चीज अब आप समझ गए होंगे कि मिनिमम मोलिकुलर मास में ऑक्सीजन का एक ही एटम लीजिएगा, नंबर ऑफ एटम अगर आप बढ़ाते जाइएगा तो उस केस में मास जो है वो बढ़ते चला जाएगा। तो मिनिमम मोलिकुलर मास कितना हो सकता है जिस केस में इस कंपाउंड में 3.2% ऑक्सीजन हो? तो मिनिमम एक एटम तो ऑक्सीजन का होगा ही, इससे कम तो आप कर नहीं सकते हैं ऑक्सीजन एटम, फिर तो ऑक्सीजन एटम ही नहीं रहेगा, तो 3.2% कंपोजिशन आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? तो इसलिए आप मान लीजिए कि एक ही ऑक्सीजन एटम है और इसके कारण जो वेट होगा ये 3.2% टोटल वेट का होना चाहिए, जो ऑक्सीजन का वेट है, तभी तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आएगा 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन का कंपोजिशन पता है, 0.2% कार्बन है और हाइड्रोजन है 1/15% बाय मास, मतलब मास परसेंट दिया हुआ है, तो मिनिमम मोलिकुलर मास क्या होगा? तो इस केस में दो कंपोनेंट का मास परसेंट दिया हुआ है, मतलब कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और भी बहुत सारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो इन दोनों का मास परसेंट दिया हुआ है, तो मिनिमम मोलिकुलर मास क्या होगा? तो इस केस में आप मान लीजिए सबसे पहले कि आपके पास कंपाउंड है, उसमें से एक कार्बन एटम होगा। मिनिमम मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए मान लेते हैं एक ही कार्बन एटम है, और ये एक कार्बन एटम जो है वो 0.2% टोटल मास का होना चाहिए। तो एक कार्बन एटम मतलब टोटल वेट आप मान लीजिए कंपाउंड का x ग्राम, तो उसमें से 12 ग्राम कार्बन के कारण है, तो 12 डिवाइडेड बाय x इंटू 100, ये आपका 0.2% होगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 0.2, 1200 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आता है 6000 U। या फिर ये जो 12 ग्राम है ये 0.2% ऑफ x ही तो होगा। टोटल वेट कंपाउंड का
एक्स है, इसका 0.2% कार्बन है इसमें, तो 0.2% ऑफ एक्स जो है वो वेट ऑफ कार्बन होना चाहिए, और मिनिमम मोलिकुलर मास के लिए आप माने हैं कि एक ही एटम कार्बन का है, तो ये 12 के इक्वल होगा। तो 0.2% ऑफ एक्स, 0.2 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, यही तो 0.2% ऑफ एक्स होता है, और ये 12 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 600। मतलब जो कंपाउंड है उसमें अगर एक ही कार्बन एटम रहे तो उस केस में टोटल वेट ऑफ कंपाउंड होना चाहिए 6000 U। सिमिलरली अब आप मानिए कि जो हाइड्रोजन है इसका 1 मोल है, हाइड्रोजन का एक एटम है कंपाउंड में। अब टोटल वेट जो है कंपाउंड का x ग्राम है, उसमें हाइड्रोजन के कारण वेट होगा 1 ग्राम, तो मास परसेंट होगा 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 100, और मास परसेंट दिया हुआ है 1/15, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 100 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 1500 U, या फिर x ग्राम का 1/15%, यही हाइड्रोजन के कारण वेट होगा, तो 1/15% ऑफ x क्या होगा 1/15 इंटू 100, मतलब डिनोमिनेटर में इंटू x, तो ये 1/15% ऑफ x हो गया। ये मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होना चाहिए, और एक ही एटम माने हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होगा। तो इस केस में जो कंपाउंड का वेट होना चाहिए वो 1500 U होगा। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर कार्बन का एक एटम मानते हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग मिनिमम मोलिकुलर मास आता है 6000 U, और हाइड्रोजन का एक एटम मानते हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग वेट आता है 1500 U। तो मिनिमम मोलिकुलर मास कंपाउंड का क्या होगा 16000 U या 1500 U? 16000 U होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1500 U आप लीजिएगा मिनिमम मोलिकुलर मास, तो उस केस में एक हाइड्रोजन एटम माने कि मिनिमम एक हाइड्रोजन एटम है आपके पास, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो 1500 U का 0.2% ऑफ 1500 U क्या होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1500, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2, ये 0.2 के कारण भी एक आएगा, तो यहाँ पे 3 ग्राम होगा। तो कार्बन का वेट जो है 1500 का 0.2% होगा 3 ग्राम, जबकि किसी भी कंपाउंड में मिनिमम एक एटम तो रहेगा ही रहेगा, और एक एटम भी कार्बन है तो इसका वेट होना चाहिए 12 ग्राम। तो कार्बन का हाइड्रोजन का तो सेटिस्फाई कर रहा है कि मिनिमम हाइड्रोजन लेंगे तो मिनिमम मोलिकुलर मास आ जाएगा, लेकिन कार्बन का भी तो 0.2% कंपोजिशन होना चाहिए उस कंपाउंड में, ये लिखा हुआ है कि कार्बन है 0.2% है, तो उस केस में 0.2% 3 ग्राम ही होता है, जबकि कार्बन का मिनिमम वेट चाहिए 12 ग्राम। एक एटम तो रहेगा एटलीस्ट, और कार्बन के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो उस केस में 1/15% तो हो ही जाएगा। 6000 का 1/15 होगा 4 ग्राम, मतलब हाइड्रोजन का 4 ग्राम रहेगा, तो मिनिमम एक एटम चाहिए, एक एटम से ज्यादा तो हो ही सकता है मिनिमम मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन का जब आप एक एटम लीजिएगा तो कार्बन का एक से भी कम एटम यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, या तो 0 एटम होगा या फिर 1 एटम रहेगा। 1 एटम से कम तो नहीं हो सकता है किसी भी कंपाउंड में, अगर 1 से कम रहेगा तो कार्बन का परसेंटेज फिर 0% हो जाएगा, जबकि 0.2% करना है, तो इसलिए 6000 U होगा मिनिमम मोलिकुलर मास। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही चीज, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, हाइड्रोजन का जब आप 1 एटम माने तो मिनिमम आया 1500, कार्बन का जब 1 एटम माने तो आया 6000। तो अगर आप ये वाला मिनिमम लीजिएगा कि इन दोनों में मिनिमम 1500 हो गया, 1500 आप मानिएगा, तो उस केस में कार्बन का एक एटम तो नहीं होगा, अगर कार्बन का 1 एटम आप माने तो उस केस में मिनिमम 6000 तो चाहिए ही चाहिए वेट, तभी 6000 का 0.2% 12 ग्राम होगा। अगर 1500 मानिएगा तो इसका 0.2% 12 ग्राम से कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो 0 ग्राम होगा या फिर 12 ग्राम, 0 एटम या 1 एटम कार्बन का होगा, उससे कम हो ही नहीं सकता है। तो कार्बन का 0.2% भी चाहिए और हाइड्रोजन का 1/15% चाहिए, तो दोनों के लिए 6000 U लेना पड़ेगा। जबकि अगर 6000 U लीजिएगा तो कार्बन का तो 0.2% सेटिस्फाई हुआ ही, और हाइड्रोजन का 1/15%, मतलब मिनिमम 1 मोल के लिए तो 1500 U ही चाहिए, तो 6000 U में तो 6000 U का 1/15% 4 ग्राम हो जाता है, तो 4 एटम हाइड्रोजन का हो गया। तो 4 एटम तो पॉसिबल है कि हो सकता है इस कंपाउंड में 4 एटम होगा हाइड्रोजन का, तभी तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जब आप हाइड्रोजन का 1 एटम मान लीजिएगा तो कार्बन का
एक से भी कम एटम हो जाएगा, तो एक से कम एटम सीधा 0 होता है, तो कार्बन का 0% कंपोजिशन हो पाएगा इसमें, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको उस कंपाउंड में कार्बन का 0.2% कंपोजिशन रखना ही है, तो इसलिए मिनिमम मोलिकुलर मास 600 U आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद एक बार सॉल्व करके देखिएगा, अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। ए पार्शियली ड्राई क्ले, मतलब मिट्टी है आपके पास, उसमें पाया गया कि 7% वाटर है, 50% सिलिका है बाय वेट, मतलब मास परसेंट वाटर और सिलिका दिया हुआ है। हाउएवर द ओरिजिनल सैंपल कंटेंट 12% वाटर, तो जो ओरिजिनल सैंपल है क्ले का उसमें 12% वाटर है। जब इसको पार्शियली ड्राई किए तो कुछ वाटर तो चला जाएगा, तो उस केस में 12% वाटर से 7% वाटर हो गया और सिलिका 50% हो गया, जो सैंपल ड्राई किए उसके बाद। तो ओरिजिनल सैंपल में परसेंटेज ऑफ सिलिका क्या होगा ये बताना है। परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ओरिजिनल सैंपल इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, मतलब व्हाट, ये आपको बताना है कि ओरिजिनल सैंपल में परसेंटेज ऑफ सिलिका क्या होगा। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।